हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं हूं आकाश मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आकाश मैथ सब में। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं क्योंकि हमने पिछले 2 क्लासेस में अपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझ लिया कि आपका संबंध क्या होता है। संबंध से रिलेटेड मतलब जितनी बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों ने पिछले सारे क्लासेस को अच्छे से किया होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हों, ठीक है? तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हालाँकि अभी हम लोग एक्सरसाइज को मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके एग्जाम्पल बुक्स में दी गई हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम लोग पहले सीखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार बुक का फोल्डर ओपन कर लूँ, देन अपनी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके पास एनसीईआरटी कोई भी प्रकाशन की बुक है या फिर नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट कर देना हमारे पास। मैं टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वहां पर जो आपकी ये पहले चैप्टर का तो नाम लिख दें यार। ठीक है, पहला जो चैप्टर आपका है क्या, संबंध। ये जो आपका संबंध एवं फलन है, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है बाबू, क्या डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ में वहां पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है? तो आज की इस क्लास में मैं कुछ एग्जांपल्स करने वाला हूँ। एग्जांपल को मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, एग्जाम्पल को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास क्या है, एनसीईआरटी का जो आपकी बुक है वो हमारे पास फोल्डर उसकी खुल चुकी है, पीडीएफ पूरी। हाँ गया, पीडीएफ पूरी हमारी खुल चुकी है। सॉरी, खुल जाओ भाई। देखो ये भी जिद कर रहा है। अरे यार खुलो। चलिए ठीक है, खुल गया। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताओ, आप लोगों ने कल और परसों की क्लास प्रॉपर देखी थी कि नहीं देखी थी? आप लोग बताओ जल्दी कमेंट करके कि हाँ भैया हमने देखी थी। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज पर आज नहीं चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। वो भी कौन कौन से एग्जाम्पल? तो सबसे पहले आप अपनी बुक खोलोगे तो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 मिलेगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 मिलेगा और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 मिलेगा। इन 3 एग्जाम्पल को आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्योंकि ये जो आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात, अगर आप इन एग्जांपल्स को कर लेते हैं तो आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी एक्सरसाइज 1.1 के जितने क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। कब? जब आप इस 2 3 5 एग्जांपल को आप अच्छे से समझ लोगे तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल्स करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एग्जांपल्स को देखिए और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझिए। अगर आपने पिछले सारे क्लास को देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भैया ये क्लास आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है? आप पहले जाओ, पहले और दूसरी क्लास को देख लो, क्योंकि उन क्लासेस में मैंने आपको जो आपका सबसे बेसिक पॉइंट होता है संबंध के बारे में, जो आपकी बेसिक संबंध से रिलेटेड जितनी बेसिक चीजें हैं, मैंने आपको कल और जो आपकी पिछले उससे पहले की क्लास है मैंने आपको बता दी थी, ठीक है? तो सबसे पहले आप जाइए कल और परसों की क्लास अच्छे से देखिए ताकि चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, ठीक? तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ और आपके सामने क्वेश्चंस नोट करता रहूंगा, ठीक है? अगर आपको नोट करना है, आप नोट्स हमारे साथ बना रहे हो तो आप लोग हमारे साथ नोट किया करो। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप समझते रहा करो, ठीक? तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो मैं आपको लिखा रहा हूँ उसको आप लोग देखिए। और अगर आप बुक का पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 खोलकर आप लोग रख लीजिए सामने, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। क्या है? मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित, यहाँ पर मैं लिख दूं, ठीक है? क्या है कि मान लीजिए, ठीक है बाबू, क्या? मान लीजिए, मान लीजिए कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित, टी किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित, समतल में स्थित, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है बाबू, क्या है? समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक, समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय टी में आर, फिर कह रहा है कि समुच्चय टी में आर एक रिलेशन है, वो आपका इस प्रकार है कि T1, T2, T1, T2, T1,
T2 such that T1 कामा T2 के सर्वांग है। T1 कामा T2 के सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। ठीक है बाबू, T1 कामा T2 क्या है? T1 कामा T2 के सर्वांग सम है। तो हमको यहाँ पर बताया क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए, थोड़ी सी राइटिंग आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। सिद्ध कीजिए R एक क्या? R एक तुल्यता संबंध। ठीक है, कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध है। ठीक है बाबू, आर एक तुल्यता संबंध है। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो आपको क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, थोड़ी सी राइटिंग बहुत अच्छी बन रही है हमारी, तो नजर मत लगाना आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी समतल में, क्या मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है और उसमें आपको एक रिलेशन दिया गया है T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 के सर्वांग सम है। तो हमको प्रूफ करना है कि R जो आपको ये रिलेशन दिया गया है यहाँ पर, ये R आपका एक तुल्यता संबंध है। ये चीज हमको क्या करना है? इसको हमको प्रूव करना है। तो देखो बाबू, आप इसको तभी प्रूव कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आपका आखिर तुल्यता संबंध होता क्या है। ठीक है, कि तुल्यता संबंध आपका होता क्या है। जब तक आप इस तुल्यता संबंध को नहीं समझ पाओगे तब तक शायद आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो तुल्यता संबंध के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? तुल्यता संबंध के बारे में मैंने बताया था कि अगर आपको कोई ऐसा संबंध दिया जाता है जो स्वातुल्य भी है, क्या है? जो आपका स्वातुल्य भी है, ठीक है, और सममित भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है, सममित भी है, और आपका संक्रामक भी है। क्या? संक्रामक भी है। तो वैसा संबंध आपका क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। मतलब अगर आपको कोई ऐसा संबंध दिया जाता है और वो संबंध आपका स्वातुल्य संबंध भी है, आपका सममित संबंध भी है और आपका संक्रामक संबंध भी है, तो वो आपका एक तुल्यता संबंध है। तो यही चीज हमको प्रूव करना है। इसी चीज को हमको प्रूव करना है कि जो आपको ये रिलेशन आर दिया गया है, ये रिलेशन आर जो आपको दिया गया है, ये रिलेशन आर आपका स्वातुल्य भी है, इसको प्रूव करना है, सममित भी है, इसको भी प्रूव करना है, और आपका संक्रामक भी है, इसको हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखो, मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है, सारी चीजें मैं स्टेप बाय आपको सिखाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब चीजों को समझ जाएं। और हाँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैसे ही आप करना। ठीक, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप करोगे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करोगे बाबू? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग स्वातुल्य को देखोगे कि आपका स्वातुल्य है कि नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करोगे? स्वातुल्य रिफ्लेक्सिव को पहले आप चेक करोगे इस रिलेशन में कि आपका स्वातुल्य है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर स्वातुल्य संबंध होता क्या है। तो देखो, मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था कि अगर आपको कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिया जाता है, उसके एलिमेंट अगर मान लिया आप खुद मतलब अगर कोई एलिमेंट आपको दिया गया और वो एलिमेंट खुद से खुद संबंधित है, तो वो आपका क्या होता है? स्वातुल्य संबंध होता है। ये तो मैंने बताया था कि अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट दिया जाता है जिसका संबंध खुद से होता है, तो वो आपका क्या होता है? तो वो आपका एक स्वातुल्य संबंध होता है। तो उसी चीज को हमको यहाँ पर लगाना है कि जो आपका T1 कामा T2 है, ये आपका देखें हम लोग, ये जो रिलेशन दिया गया है T1 कामा T2 के सर्वांग है, ये आपका खुद से खुद में संबंधित है कि नहीं है। इस चीज को हमको पहले चेक करना होगा। कैसे करेंगे? देखो, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया मेथड ये होता है कि आप क्या करो कि जो आपको यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं, क्या T1 कामा T2, इनको आप सेम सेम कर लो। क्या कर लो? इनको आप सेम सेम कर लो। या तो आप इसको इस T1 के स्थान पर डायरेक्ट T2 लिख दो, या फिर इस T2 के स्थान पर डायरेक्ट आप क्या लिख दो बाबू? डायरेक्ट आप T1 लिख दो। ठीक, ऐसा मतलब करने से क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। क्या? T1 कामा T1 कर लो, इस T2 को हटाकर T1 कामा T1 कर लो। ऐसा मैं क्यों क्यों कर रहा हूं, आप अभी समझ जाओगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पर आप, अगर आपने यहाँ T2 के स्थान पर T1 किया है, तो यहाँ पर भी आप क्या करो? T2 के स्थान पर क्या कर लो? T2 के स्थान पर आप लोग T1 कर लो। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। R इज इक्वल टू T1 कामा T1 सच दैट T1 T1 के सर्वांग सम। ठीक है, क्या? T1 T1 के सर्वांग सम है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई संबंध खुद का
खुद से संबंध, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है उसका संबंध खुद से खुद में हो जाता है तो वो आपका एक स्वातुल्य संबंध होता है। तो यहाँ पर जब मैं T2 के स्थान पर T1 मैंने कर दिया, तो आप बताओ कि T1 का सर्वांगसम है। अगर मान लिया जाए एक त्रिभुज आपको ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज दिया गया है, ये आपका क्या है, T1 एक आपको त्रिभुज दे दिया गया है, ऐसे एक त्रिभुज आपको ऐसे दे दिया गया है T1। तो अगर आप इसको हटाओ आप लोग, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर T1 के सर्वांगसम हो गया, मतलब खुद से संबंध बन गया, तो वो आपका सर्वांगसम है कि नहीं है? बताओ आप। ये त्रिभुज वाला मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहाँ चला गया था, सममित में चला गया था। तो वहां से आप, अभी मैं आपको ये वाला टर्म भी बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैं जल्दी मैंने बता दिया, लेकिन ये सममित में होगा। तो आप बताओ कि जब T1 का संबंध T1 के साथ हो गया तो ये आपका स्वातुल्य है कि नहीं है? तो कहोगे हाँ भैया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, यहाँ पर आप लोग लिख दो, क्या लिख दो, आप लोग लिख दो कि T1 के सर्वांगसम है। क्या T1 हमने क्या किया, T1 के सर्वांगसम है। क्या है बाबू? T1 T1 के सर्वांगसम है। ठीक है, T1 के सर्वांगसम है। ठीक है, क्या T1 के सर्वांगसम है। ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये T1 के सर्वांगसम है, तो जो आपका T1 है, ये T1 कामा T1 ये बिलोंग करेगा इस रिलेशन R में। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये T1 जो आपको T1 दिया गया है, ये आपका एक सर्वांगसम है। और अगर ये सर्वांगसम है, तो ये आपका T1 कामा T1 का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो आपका किसमें बिलोंग करेगा, इस रिलेशन R में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो कहोगे हाँ भैया करेगा। और अगर ये T1 कामा T1 इस रिलेशन R में बिलोंग करेगा, तो तुरंत हम लोग कह देंगे कि R एक क्या, R एक स्वातुल्य संबंध। क्या है? R एक स्वातुल्य संबंध है। क्या लिख देंगे कि R एक स्वातुल्य संबंध है। क्या इतनी बातें आप समझ पाए? जो चीजें मैंने आपको बताई, क्या आप मतलब समझ में आया? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस T2 के स्थान पर आप T1 रख दो, और जब आप इस T1 आप यहां पर रखोगे तो T1 का संबंध T1 के साथ हो गया। और जब T1 का संबंध T1 के साथ हो गया, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर खुद से संबंध हो जाता है तो आपका स्वातुल्य संबंध होता है। तो यहाँ पर T1 का T1 यानी T1 के सर्वांगसम हो गया, यानी T1 कामा T1 बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। अब R में क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि सर्वांगसम है। और अगर सर्वांगसम है तो यहाँ पर हमको कंडीशन दे रखा है T1 कामा T1 के सर्वांगसम है। तो यहाँ से इस कंडीशन को हमने ले लिया कि T1 कामा T1 आपके बिलोंग करेगा किसमें, R में। और अगर T1 कामा T1 इस रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, यानी खुद से संबंध अगर ऐसा कोई एलिमेंट बनाता है और वो बिलोंग कर रहा है R में, तो वो आपका एक क्या होगा, स्वातुल्य संबंध। क्या होगा बाबू? स्वातुल्य संबंध। इतनी बात आप समझ पा रहे हो? जितनी मैंने आपको बताई, क्या आपको समझ में आई? तो कहोगे हाँ भैया। अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जब तक मैं आपको टॉपिक क्लियर नहीं कर दूंगा तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, समन्वित स्वातुल्य होगा। सममित मतलब स्वातुल्य तो हमारा हो गया कि स्वातुल्य है। ठीक, एक चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर दी कि आपका स्वातुल्य। अब हम बात करते हैं सममित के लिए। इसके लिए हम बात करते हैं सममित के लिए। ठीक है, किसके लिए बाबू? हम लोग सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? तो हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए आपको कंडीशन, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है स्टेटमेंट? आपको स्टेटमेंट लिखना है क्या कि यदि P1 ऐसे आप लिखोगे। अब यहाँ पर आप इसके लिए आप यहाँ पर T2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप T2 कर दीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यदि T1 कामा T2, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, क्या अगर T1 कामा T2 बिलोंग करेगा R में, यहाँ पर यही तो कह रहा है कि T1 T2 सॉरी T1 T2 के सर्वांगसम है, मतलब T1 कामा T2 बिलोंग टू R। अब ये रिलेशन नहीं तो दिया गया है, तो T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है जिसमें R में। तो अगर ये T1 T2 के सर्वांगसम है, या T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है R में, तो T1 T2 के सर्वांगसम होगा। T1 T2 के सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सर्वांगसम होगा। ठीक है, क्या होगा? T1 T2 के सर्वांगसम होगा नहीं, ये तो हमको दे रखा है। ठीक है, ये तो हमको दे ही रखा है। तो हाँ, T1 T2 के सर्वांगसम है, T1 T2 के सर्वांगसम है, ये तो हमको दे रखा है। तो आप बताओ कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि T2 T1 के भी सर्वांगसम होगा, अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख दूं?
कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T1 के सर्वांगसम होगी। क्या होगा? T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T1 के सर्वांगसम होगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया, कहाँ? एक ऐसे त्रिभुज ले लिया, ऐसे एक त्रिभुज ले लिया, सर्वांगसम त्रिभुज एक ये ले लिया और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया। ये आपका क्या है? T1, ये आपका क्या है? T2। ये एक आपका T1 त्रिभुज है, ये आपका T2 त्रिभुज है। तो इस स्टेटमेंट में आपको रिलेशन में आपको क्या दिया गया है? ये आपका जो T1 त्रिभुज है ये T2 के सर्वांगसम है। क्या है बाबू? ये जो आपको T1 त्रिभुज दिया गया है ये T2 के सर्वांगसम है। तो आप बताओ कि अगर ये T1 इस T2 के सर्वांगसम है तो क्या T2 T1 के सर्वांगसम नहीं होगा? तो उसी चीज को तो मैं यहाँ पर लिखा हूं कि यदि T1 T2 बिलोंग करेगा R में, और हमने यहाँ पर लिख दिया क्या? हमने यहाँ पर लिख दिया कि T1 T2 के सर्वांगसम है, तो क्या T2 T1 के सर्वांगसम नहीं होगा? मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको कल क्या बताया था कि अगर आपको दो एलिमेंट ए बी आपको दिए जाते हैं, अगर ए का संबंध किसके साथ है? बी के साथ है, तो क्या बी का संबंध ए के साथ नहीं होगा? आप बताओ, क्या ए का संबंध अगर बी के साथ है तो क्या बी का संबंध ए के साथ नहीं होगा? तो उसी चीज को तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर T1 कोई सर्वांगसम त्रिभुज है तो ये आपका T2 के सर्वांगसम है। तो अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो क्या T2 T1 के सर्वांगसम नहीं होगा? बस इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिख दिया है? हमने लिख दिया है, हमने क्या लिख दिया है कि यदि T1 T2 बिलोंग्स टू R, इस मतलब इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, और T1 T2 के सर्वांगसम यानी T1 T2 के सर्वांगसम है, तो जो आपका T2 होगा ये T1 के भी सर्वांगसम होगा। और अगर T2 T1 के सर्वांगसम है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका T2 कामा T1 जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है ये बिलोंग करेगा किसमें? R में। और अगर ये बिलोंग करेगा R में तो हम लोग कह देंगे कि R एक क्या है? R एक सममित संबंध है। क्या है? R एक सममित संबंध है। ठीक है बाबू, क्या है? R एक सममित संबंध है। इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या जो मैंने आपको बताई चीजें आपको समझ में आ रहा है? जो चीजें मैंने आपको बताई क्या समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा सारी चीजें। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम लोग किसकी? तो अब हम लोग बात करते हैं, कहाँ गया? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं संक्रामक की बात करते हैं। ऐसे यहाँ पर आप लाइन खींचो और बात किसकी करते हैं? हम लोग संक्रामक की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? संक्रामक। ठीक है, यानी ट्रांसटिव की हम लोग बात करते हैं कि आपका ट्रांसटिव है कि नहीं है। तो ट्रांसटिव होने के लिए आपको क्या करना है? ट्रांसटिव होने के लिए आपको करना है कि आपको यहाँ पर ट्रांसटिव के लिए आपको तीन एलिमेंट की बहुत आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि तभी तो आप कर पाओगे। जैसे आपका टी आपको मतलब ए बी सी आपको दिया गया, ए दे दिया गया, बी दे दिया गया, सी दे दिया गया। तो अगर ए बी का संबंध है, बी सी का संबंध है, तो जब आपका तीन एलिमेंट होगा तभी तो ए का संबंध सी के साथ होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? यहाँ पर बिल्कुल सेम यही चीज हमको करनी होगी कि सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा कि यदि यहाँ पर आप लोग लिखो क्या? यदि क्या है कि T1 कामा T2 या T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। क्या लिखा मैंने? कि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, तथा तथा T2 क्या? T2 कामा T3 या T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R। क्या लिखा? T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। यहाँ पर ध्यान दे रहे हो आप लोग? T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा तथा T2 और कामा T3 बिलोंग्स टू R। हमने कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दो क्या? T1 T2 के सर्वांगसम है। T1 T2 के सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है। इसका मतलब ये तो हुआ कि अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 T1 के सर्वांगसम है, T2 के सर्वांगसम है। T2 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T2 T3 के सर्वांगसम है। यहाँ पर आप लोग लिख दो क्या? T2 T3 के सर्वांगसम है। सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांग। ठीक है, सर्वांगसम है। ठीक है, क्या है? सर्वांगसम है। क्या? T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है। तो आप बताओ कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है, तो अगर इस T2 को हटा दिया जाए, क्या इस T2 को हटा दिया जाए तो जो आपका T1 कामा जो T3 होगा ये सर्वांग बिलोंग करेगा रिलेशन R में कि नहीं करेगा? मतलब कि अगर T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है,
तो जो आपका T1 कामा T3 होगा, ये आपका एक दूसरे के सर्वांग होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज आप बताओ। देखो आप शायद ना समझ पा रहे हो, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है तो कहोगे हाँ भैया। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तीन त्रिभुज ले रहा हूँ। ये आपका पहला त्रिभुज हुआ, ये आपका क्या हुआ दूसरा त्रिभुज हुआ, ये आपका क्या हुआ तीसरा त्रिभुज हुआ, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण भी कर दो, ये आपका T1 है, ये आपका क्या है T2 है, ये आपका क्या है T3 है। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखो बाबू, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये T1 T2 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 T2 के सर्वांग है, मतलब ये आपका जो T1 है ये T2 के सर्वांग है, आपका जो T1 है ये T2 के सर्वांग है। और फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि T2 T3 के सर्वांग है, मतलब ये आपका जो T2 है ये T3 के सर्वांग है। तो अगर ओवरऑल आप देखते हो तो जो आपका T1 अगर T2 के सर्वांग है, T2 अगर T3 के सर्वांग है, तो ये सारे के सारे बराबर हुए कि नहीं हुए। आप बताओ ये सारे के सारे जो ट्रायंगल आपको दिए गए, त्रिभुज आपको दिए गए हैं, ये बराबर है कि नहीं है, सारे के सारे आपके सर्वांग है कि नहीं है, तो कहोगे सर्वांग है। तो अगर मैं कहूं कि T1 T2 के आपके सर्वांग है, T2 T3 के सर्वांग है, तो अगर मैं इस T2 को मिटा देता हूं, क्या अगर इस T2 को मैंने मिटा दिया, तो जो आपका T1 और जो T3 बचा, ये एक दूसरे के सर्वांग होंगे कि नहीं होंगे, तो कहोगे हाँ होंगे। बस इसी चीज को तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा था कि तुल्यता है नहीं कि नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो कि आर एक संक्रामक संबंध है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट आप लोग लिख देना, क्या है आर एक संक्रामक संबंध, आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है बाबू। क्या आर एक संक्रामक संबंध है। बस इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तुल्यता आपका प्रूव हो गया कि ये आपका सममित भी है, क्या ये आपका सममित भी है, ये आपका क्या है, ये आपका सॉरी, ये आपका स्वातुल्य भी है, ये आपका सममित भी है, और ये आपका एक संक्रामक भी है। और अगर तीनों के तीनों रिलेशन अगर आपको एक ही क्वेश्चन में दिख रहे हैं, तो वो आपका तुल्यता संबंध होगा, ठीक। तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अगला जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ बिल्कुल सेम इसी तरह है, ठीक। क्या बिल्कुल सेम इसी तरह है, आपको मतलब परेशान नहीं होना है। देखो पहली बार मतलब आपको पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है कि आपको कभी कोई चीज ना समझ में आए हो, ठीक। मतलब मतलब कभी कभी होता है ना, आप ही एक ऐसे पर्सन नहीं हो कि आपके मतलब ऐसा हो रहा है आप ही के साथ, सभी लोगों के साथ होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस कोई नहीं समझ में आता है। तो अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए हमको परेशान नहीं होना है। उसके लिए हमको क्या करना है, हमको दोबारा से चीजों को देखना है। अब मैं तो आपको देखो, मैंने आपको एक एक वर्ड कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको समझाई हैं। अब देखो ये सारी की सारी चीजें आप तभी समझ पाओगे जब आप पहली जो हमने दूसरी क्लास पहली और जो दूसरी क्लास ली है उसको अगर आप अच्छे से करोगे, तभी इन सारी चीजों को आप समझ पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप सबसे पहले बेसिक चीजों को आप अच्छे से समझ लो, ताकि चीजों को आप अच्छे से आगे कनेक्ट कर पाओ। देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है, हर एक कॉन्सेप्ट कल की क्लास का है। जब मैंने स्वातुल्य आपको बताया था, सममित बताया था, आपको संक्रामक बताया था, तभी मैंने आपको बताया था कि आप चीजों को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इनकी आवश्यकता आपको आगे बहुत होगी। फिर मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करने जा रहा हूँ, देन हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्योंकि देखो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बताऊं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत टफ लगता है हर एक बच्चे को। तो आप क्या करो, एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार क्लास को आप पीछे कर लेना, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखो एक ही क्वेश्चन पर मैं कम से कम 23 मिनट ले चुका हूँ, ठीक। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। एक आपको टी कोई दिया गया है किसी समतल यानी प्लेन, ये आपका बोर्ड एक प्लेन में है, तो इसी प्लेन बोर्ड में आपको कई सारे त्रिभुज रखे हुए हैं, तो उसी का एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है। तो समुच्चय टी में आर, अब इसी समतल त्रिभुज में मतलब ऐसी समतल प्लेन में आपको क्या दिया गया है, त्रिभुजों का जो समुच्चय दिया गया है, इसी में आपको एक रिलेशन आर दिया गया है कि T1 T2 के सर्वांग है। क्या है, T1 T2 के सर्वांग है। तो सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध। आपको क्या करना है, आपको करना है कि तुल्यता संबंध होता क्या है। तो वह संबंध जो आपके स्वातुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, वो आपके कौन से संबंध होते हैं, तुल्यता संबंध होते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्वातुल्य देखोगे।
तो स्वातुल्य के लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था? स्वातुल्य के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि यहाँ दिख रहा है कि नहीं? अब दिख रहा है। स्वातुल्य के लिए मैंने कंडीशन बताया था कि अगर T1 कामा T1 के सर्वांग हो गया, यानी खुद से संबंध हो गया, तो वह आपका एक स्वातुल्य संबंध होता है। तो वही हमने यहाँ पर किया कि खुद से संबंध हमने बना दिया। तो यह आपको क्या बना दिया, मतलब सॉरी, खुद से हमने संबंध बना दिया। और टी वन के मतलब टी वन में बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन आर में ये टी वन बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका एक स्वातुल्य संबंध हो गया। ठीक उसी प्रकार सममित में मैंने क्या किया कि T1 T2 के बिलोंग कर रहा है, यानी T1 T2 आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। तो अगर T1 T2 के सर्वांग सम है, तो जो आपका T2 होगा वो T1 के भी सर्वांग सम होगा। और अगर T2 कामा T1 या T2 T1 के सर्वांग सम है, तो आपका जो T1 है, सॉरी T2 है, ये आपके T1 के मतलब T1 में बिलोंग करेगा। और अगर T2 T1 में बिलोंग कर रहा है, मतलब T2 कामा T1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो आपका एक सममित संबंध हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका क्या दिया गया है, उसी प्रकार संक्रामक संबंध में क्या है कि यदि हमने क्या किया, यदि T1 T2 बिलोंग करेगा आर, तथा T2 T3 बिलोंग करेगा आर में, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है। तो अगर इस T2 को हम लोग हटा दें, तो जो आपका T2 होगा, सॉरी जो आपका T1 होगा, T1 आपका इस T3 के सर्वांग सम हो जाएगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है? थोड़ा सा पानी पी ले। देखो आज थोड़ी सी मतलब तबीयत अच्छी नहीं है हमारी, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब बहुत धीरे बोल रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं चिल्लाने वाला आदमी हूँ। और शांत रहने में बड़ी दिक्कत होती है हमको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है? अगर नहीं लिया है तो पीछे बैक करके आप लोग ले लो, ठीक। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर दूसरा। अब इसको अगर आप बुक में देखोगे तो इतना आपको मतलब घुमा फिरा कर दिया गया है कि आप उससे में इतना बुरा कंफ्यूज हो जाओगे कि सारी चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो आप लोग लिखो यहाँ पर। ये एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्या है कि मान लीजिए, क्या है, मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए मान लीजिए कि एल मान लीजिए कि कोई एल आप क्या है, एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समतल में स्थित समतल में स्थित ठीक है, समतल में स्थित रेखाओं का एक समुच्चय है। रेखाओं का रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है बाबू। रेखाओं का एक समुच्चय, ठीक है, रेखाओं का एक समुच्चय तथा रिलेशन आर तथा रिलेशन आर इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। क्या? L1 L2 पर लंब है। क्या है? L1 L2 पर लंब है, ठीक है। क्या है? L1 L2 पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि आर सममित है, किंतु यह ना तो स्वातुल्य है और ना संक्रामक। सिद्ध कीजिए, क्या? सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि जो आपका आर है, ये आर आपका सममित है। क्या? सममित है, ठीक है बाबू, सममित है। लेकिन आपका स्वातुल्य, यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्वातुल्य नहीं है और ना ही आपका संक्रामक है। इस चीज को हमको क्या करना है? प्रूव करना है, ना ही आपका संक्रामक, मतलब केवल हमको सम्मित सिद्ध करना है, सम्मित है कि नहीं है, और सिद्ध करना है स्वातुल्य ये नहीं है, ना तो ये आपका संक्रामक। इस चीज को अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है बाबू। देखो थोड़ा सा चाप नीचे गिर गया, उठा ले पहले। हम्म, इस चीज को हम लोग प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना?
कि मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित रेखाओं का एक समुच्चय है तथा एक रिलेशन आर इज इक्वल टू दिया गया है L1 कामा L2, यानी L1 एक कोऑर्डिनेट पेयर दिया गया है L1 कामा L2, सच दैट इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि आर जो रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन आर सममित है लेकिन स्वातुल्य नहीं है, ना तो ये तो संक्रामक है। ठीक है, देखो एक एक करके हम लोग सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये आपका स्वातुल्य है कि नहीं है। क्या बाबू, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ये आपका स्वातुल्य है कि स्वातुल्य आपका नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको जो दिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्वातुल्य को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका L1 कामा L2 है, इनको आपको सेम कर लेना है। मतलब ये आपका क्या है, L1 कामा L2 दिया गया था, तो इसको आप क्या कर लो, L1 कामा L1। तो अगर L1 कामा L1 सच दैट इस प्रकार है कि L1 L1 पर लंब है, यानी इस L2 को भी आप लोग क्या करो, इस L2 को भी आप L1 लिख दो। अब आप स्वातुल्य को प्रूव करो। देखो ध्यान से आप लोग देखना, मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। अगर उसमें कोई डाउट होगा पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसको आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक, क्या कह रहा है कि L1 कामा L1, हमने इस L2 के स्थान पर बाबू क्या लिख दिया, L1 लिख दिया। तो L1 कामा L1 सच दैट, यानी इस प्रकार है कि L1 L1 पर लंब है। ठीक है, L1 L1 पर लंब है। तो यहाँ पर आप लोग इस स्टेटमेंट को यहाँ पर आप और लिख दो, क्या L1 L1 पर लंब है। तो यहाँ पर आप लोग आओ, क्या L1 L1 पर लंब है। क्या है, L1 L1 पर लंब है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताओ कि क्या अगर कोई दो रेखाएं अगर आपको दी जाती हैं, तो वह दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे पर लंब हो सकती हैं? बताओ आप। अगर आपको कोई दो रेखाएं दी जाती हैं बाबू, जैसे मान लिया जाए आपको L1 ये आपकी एक रेखा है और ये आपकी क्या है, L2 आपकी दूसरी रेखा है। तो आप बताओ कि क्या L1 मतलब L2, हमने L2 के स्थान पर L1 ही लिख लिया है, L1 लिख लो। ठीक है, आप हमें बताओ कि ये L1 पर लंब हो जाएगी? अरे खुद कैसे लंब कोई चीज होगी, कोई रेखा आपका खुद पर खुद कैसे लंब हो जाएगी? दूसरी रेखा आपको लेनी पड़ेगी ना। तो आप बताओ यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं हो गया स्वातोली के लिए? आप सोच कर बताओ। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि L1 जैसे L1 L2 के स्थान पर L1 लिखा हमने, क्या L2 के स्थान पर L1 लिखा हमने, तुरंत स्टेटमेंट ने क्या जवाब दिया कि L1 L1 पर लंब है। अब आप बताओ क्या एक रेखा अपने ही ऊपर लंब हो सकती है? जैसे देखो, अगर मान लिया जाए ये आपकी एक कोई रेखा है, ठीक है, ये आपकी कोई एक L1 रेखा है, तो लंब के लिए आपको कोई दूसरी एक रेखा लानी पड़ेगी, तभी तो आपका ये लंब यहाँ पर बनेगा, 90 डिग्री का एंगल तभी तो बनेगा। लेकिन कब, जब ये आपकी कोई L2 रेखा होगी तब लंब बनेगा। लेकिन हमने यहाँ पर L2 रेखा नहीं लिया है, L1 पर ही L1 ले लिया है। यानी आप बताओ कि क्या इसी लाइन पर जैसे मान लिया जाए आपकी L1 है, इसी लाइन पर एक रेखा हमने और खींच दी L1, तो यह क्या एक दूसरे के लंब है? तो कहोगे नहीं, लंब बहुत नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, यहाँ पर आप लोग लिख दो, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, और यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, यहाँ पर आप लोग लिख दो कि L1 L1 पर लंब नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, L1 L1 पर लंब नहीं है। क्या है, L1 L1 पर लंब नहीं है। ठीक है बाबू, L1 L1 पर लंब नहीं है। और अगर L1 L1 पर लंब नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो आपका ऑर्डर्ड होगा L1 कामा L1, ये डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब इस रिलेशन R में ये आपका L1 कामा L1 बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ये आपका L1 कामा L1 इस रिलेशन R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि R एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। क्या है, R एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है बाबू, R एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन को कि अगर L1 L1 पर मतलब कोई रेखा खुद पर कैसे लंब हो जाएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई रेखा, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अब 90 डिग्री के लिए मुझे एक, आपको मेरे ही जैसा कोई व्यक्ति और होना चाहिए, और उसको यहाँ पर मेरा उसका उस दूसरे व्यक्ति का पैर यहाँ पर होना चाहिए और ऐसे हो, तभी तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा, नहीं तो कहाँ बन पाएगा। तो खुद से अगर मान लिया जाए संबंध हम लोग बनाते हैं, तो खुद पर कोई लंब हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई रेखा ही नहीं जो खुद पर खुद से लंबवत हो जाए। तो ऐसा
नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो स्वातुल्य के लिए क्या लिखा हमने कि L1 L1 पर लंब नहीं है, और अगर L1 L1 पर लंब नहीं है तो जो आपका इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा L1 कामा L1 ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन R में। और अगर इस रिलेशन R में बिलोंग नहीं कर रहा है तो R एक स्वातुल्य संबंध नहीं। तो यहाँ पर एक चीज हमने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया कि R एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बाबू, अब हम लोग बात करते हैं सममित की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सममित की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सममित के लिए आपको क्या करना होता है, सममित के लिए आपको करना होता है वही बिल्कुल वही वाला स्टेटमेंट। क्या लिखोगे कि यदि आप लोग क्या लिखोगे, यदि आप लोग क्या लिखोगे L1 कामा L2 क्या L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, L1 कामा L2 बिलोंग टू R मतलब ये L1 कामा L2 इस रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, L1 कामा L2 इस रिलेशन पर R मतलब इस रिलेशन R पर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग आप लिखो कि अगर L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन R में तो L1 क्या L1, अब यहाँ पर आप इसके लिए सिमेट्रिक के लिए L2 यहाँ पर कर दो। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए L2 कर दो। ठीक, L1 L2 पर क्या है, L1 L2 पर क्या है, लंब है। अब इसको आप लोग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, लंब है मतलब एक आपको एक L1 आपको कोई लाइन दी गई है, अब L1 L2 पर लंब है। ठीक, L1 L2 पर लंब है मतलब यहाँ पर अगर आप सॉरी L1 L2 पर लंब है और ये आपकी कोई एक L2 आप एक दूसरी लाइन ले लो, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर रख दो। ठीक है, L1 पर क्या है, L1 पर L2 लंब है, इस तरह से समझो। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि इसको जब आप लोग पढ़ोगे तो ये आपका गलत मीनिंग दे देगा। क्या दे देगा, L1 L2 पर लंब है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे कि L1 पर L2 लंब है ऐसा पढ़ोगे। ऐसा मतलब कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ना है कि L1 L2 पर लंब है यानी L1 L2 यानी इस पे लंब है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसको आपको एक लाइन आगे जाएगी तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आपको क्या समझना है कि L1 जो आपको दिया गया है, ये L1 आपको जो दिया गया है L1 पर L2 लंब है, इस L1 लाइन पर इस L1 लाइन पर ये L2 आपकी जो रेखा है लंब है। ठीक, L1 लाइन पर L2 आपकी रेखा जो आपको यहाँ पर 90 डिग्री आपको दी गई लंब है। ठीक, तो अगर L1 L2 पर लंब है तो आपका क्या होगा, L2 भी L1 पर लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। अब देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करो। देखो यहाँ पर आप इसको देखो, ये आपकी L1 लाइन है। ठीक है, L1 लाइन है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि अगर L1 पर L2 लंब है, इस L1 लाइन पर ये L2 अगर मैं लंब करता हूं तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लंब है। लेकिन अब चेक करो क्या L2 पर L1 लंब है कि नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस L2 लाइन को आप ऐसे देखो और यहाँ पर इस L1 लाइन को आप ऐसे देखो तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो कहोगे हाँ भैया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम लोग कहेंगे कि आपका लंब है। क्या कहेंगे, लंब है। L2 आपका जो एक रेखा दी गई थी, ये L2 जो आपको रेखा दी गई थी, इस L2 रेखा पर अगर आप देखें तो L1 आपका लंब आ रहा है। ठीक है, यानी इसको ये आपका इसको मान लो, क्या मान लो, L1 मान लो, इसको मान लो L2। तो L2 L1 पर लंब है, L2 आपका L1 पर लंब है। बस आपका क्या हुआ, मतलब L1 अगर आपका L2 L1 पर लंब सॉरी L1 पर L2 आपका लंब है अगर, तो L2 पर भी L1 आपका लंब होगा, जो कि मैंने आपको स्टेटमेंट आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि जो आपका L2 है, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग स्टेटमेंट लिख दो कि जो आपका L2 कामा और जो आपका L1 है ये बिलोंग करेगा रिलेशन R में। और अगर L2 कामा L1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में तो R एक क्या हो जाएगा, R एक सममित संबंध है। क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है बाबू, सममित संबंध हो जाएगा। तो इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, सममित संबंध है। क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझा दिया। एक बार मुझे लग रहा है कि सममित को एक बार और रिपीट कर दो वाली। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया जाए आपका ये सममित संबंध में क्या करना है, सबसे पहले स्टेप आपको हमेशा ये रट लो, ये स्टेप आप रट लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, L1 L2 इसी को आप लोग यहाँ पर उठाओ, इसको आप लोग उठाओगे तो L1 L2 पर अगर बिलोंग करेगा R, मतलब ये L1 L2 में अगर बिलोंग कर रहा है तो L1 पर लंब L2 में, तो L2 पर भी तो लंब L1 होना चाहिए। तो अगर इस L1 पर ये L2 लंब है तो इस L2 पर L1 भी तो लंब ही है। बस हमको क्या करना था, हमें प्रूव करना था। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का भी संबंध सी के साथ है ना।
अगर L1 पर L2 लंब है तो L2 पर L1 भी तो लंब है, बस इसी चीज को हमको बताना। ठीक, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। ऐसे आपको अगर देखो देखो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप कर ले तो आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझ जाते हो तो एक्सरसाइज की किस्तियों में सॉल्व कर डालोगे, क्योंकि ये जो आपको मेथड में बता रहा हूँ, ये मेथड आपके हर एक क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देगा ये मेथड। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर संक्रामक के लिए। किसके लिए बाबू, कि संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक, संक्रामक के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, संक्रामक के लिए आपको यहाँ पर लिखना है कि संक्रामक संबंध में यदि आप क्या लिखेंगे, यदि आपको एलेवन को आपको सॉरी एलेवन को हाँ एलेवन कामा एल टू बिलोंग करेगा आर में, क्या एलेवन कामा एल टू अगर बिलोंग करेगा आर में, तथा यहाँ पर आप लिख दो तथा एल टू कामा एल थ्री आपको तीसरी हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, एल टू कामा एल थ्री आपका बिलोंग कर रहा है आर में, तो आप बताओ कि क्या अगर एल1 एल2 में बिलोंग कर रहा है, एल2 आपका एल3 पर लंब है, बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर मैं और इसके अच्छे तरीके से अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कि एल1 पर क्या है, एल1 पर एल2 लंब है। ठीक है बाबू, क्या एल1 पर एल2 लंब है, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो क्या, कि एल2 पर क्या है, एल2 पर एल1 क्या है, लंब है, एल2 पर एल1 क्या है, लंब है। एल1 एल2 पर लंब है, एल2 एल1 पर लंब है, तो आप सॉरी एल2 एल3 पर लंब है, क्योंकि हमने एल2 कमा एल3 लिया, एल2 एल3 पर लंब है। तो आप बताओ कि क्या, आप बताओ कि एल1 अगर इस एल2 को हटा दिया जाए, कहा इस एल2 को हटा दिया जाए, तो क्या एल2 सॉरी एल1 एल3 के लंबवत होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर इतने में आपको बता रहा हूँ, आप समझो। देखो मैंने एक रेखा लिया, ऐसे एल1 एक लाइन लिया, ठीक, एक एल1 हमने यहाँ पर एक लाइन ली, ठीक, ये आपकी एल1 लाइन, ठीक। अब देखो एल1 एल1 एल2 पर लंब है, अब यहाँ पर इसको इस स्टेटमेंट से देखो तो एल1 पर लंब एल2 है, यानी इस पर मैं एक एल2 लाइन अगर ऐसे लिख रहा हूँ, ये आपकी कौन सी लाइन है, ये आपकी एल2 लाइन है। ये आपकी कौन सी लाइन थी, ये आपकी एल1 लाइन थी, और इस एल1 पर हमने इस एल2 को लंबवत कर दिया, इस एल1 पर हमने इस एल2 को लंबवत कर दिया। अब आगे के स्टेटमेंट से देखो, फिर कह रहा है कि एल2 एल3 पर लंब है, यानी एल2 पर लंब एल3 है, यानी इस एल2 लाइन पर एक लाइन ऐसे कोई दी गई है, ऐसे गई है, ये आपकी क्या है यहाँ पर, ये आपकी मान लो कि एल3 है, क्या है, एल3 है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि एल1 पर लंब एल2 है, तो एल1 जो आपको लाइन दी गई थी, इस लाइन पर एल2 लंब है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कह रहा है दूसरा कि एल2 पर लंब एल3 है, इस एल2 लाइन पर लंब एल3 है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हाँ 90 डिग्री बना रहे, लंब होते हैं। लेकिन आप बताओ कि क्या एल1 पर क्या एल1 कामा एल3 एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, क्या एल1 यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक, क्या एल1 कामा एल3 एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं, आप बताओ। तो कहोगे कि जो आपका एल1 है, एल1 लाइन यही तो है, तो कहोगे हाँ भैया, तो जो आपकी ये एल1 लाइन है क्या इस एल3 लाइन के लंबवत है, तो कहोगे क्या बकवास कर रहे हो भैया, ये एल1 एल3 के कहाँ लंबवत है, ये तो आपकी समांतर जा रही है। देखो आप लोग, ये एल1 लाइन है, ठीक, ये आपकी एल3 लाइन है, तो यही तो संक्रामक होता है। क्या होता है कि अगर एल1 आपका दिया गया, एल2 आपका दिया गया, एल3 आपका दिया गया, तो एल1 का संबंध एल1 से होना चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ पर, एल1 का संबंध एल1 से होना चाहिए, एल2 का संबंध एल2 से होना चाहिए, एल3 का संबंध एल3 से होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर इस एल2 को मैं हटा देता हूँ, तो आप बताओ कि क्या कहीं पर एल1 कामा एल3 मतलब एल1 पर एल3 लंब आ रहा है, तो कहोगे नहीं भैया, इस एल1 पर ये एल3 तो समांतर जा रही है, लंबवत लंबवत तो ऐसे होती है, लेकिन ये समांतर जा रही है, मतलब नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि लेकिन, यहाँ पर आप लोग लिख दो, यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख दो, यहाँ पर आप लोग लिख दो, यहाँ पर आप लोग लिख दो, क्या लिख दो बाबू, यहाँ पर आप लोग लिख दो, लेकिन एल वन एल थ्री पर
लंब नहीं है, या L1 L3 पर लंब नहीं है। और अगर L1 L3 पर लंब नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक R जो इसमें दिया गया R एक संक्रामक संबंध, R एक संक्रामक संबंध, क्या R एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है बाबू, R एक संक्रामक संबंध नहीं है, R एक संक्रामक संबंध नहीं है। बस इसी चीज को हमको समझना था, इसी चीज को हमको समझना था। देखो हाथ हाथ पूरा लगा हुआ है कि कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, क्या इतनी चीजें आप समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन को मैंने बताया, आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो। संक्रामक के लिए मैंने क्या बताया कि यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, ऐसे स्टेटमेंट को आप लोग रख लो। L1 L2 बिलोंग्स टू R करना है, फिर L2 L3 बिलोंग्स टू R करना है, फिर आपको क्या करना है, L1 L2 पर लंब है, फिर L2 L3 पर लंब है, तो आपको इस L2 को हटाना है। क्या L1 L3 पर लंब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो संक्रामक है, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, ऐसे आपको लिखना है हर एक क्वेश्चन में, L1 L2 बिलोंग्स टू R करना है, फिर L1 L2 पर लंब है, क्या L2 L1 पर लंब है? अगर लंब है तो ठीक है, नहीं है तो कह देना कि सममित भी नहीं है। ऐसे ही आपको स्वादुल्य L1 L1 आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आपको पेयर दिया गया है इनको आपको सेम कर देना है। तो L1 L1 पर लंब आ रहा है कि नहीं, तो कोई रेखा खुद पर खुद कैसे लंब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका स्वातुल्य नहीं होगा, ठीक। तो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए कि ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए अच्छे से? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार क्लास को पीछे कर लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, ठीक। इसी तरह है बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। इसको एरेज करूँ, आपको इसमें शॉर्ट लेना है तो ले लो, ठीक। आई होप ले लिया होगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ठीक। उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। देखो ऐसे से मैं आपको जितने कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे सारी चीजों को। देखो पहले क्वेश्चन में क्या होगा कि पहले क्वेश्चन को आपने लगभग 30-35% या 40% आपने सीखा होगा। दूसरे क्वेश्चन आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन जो लगवाया मैंने उसको आपने लगभग 60 पकड़ लिया होगा, कहा था 60 तक पहुंच गया होगा कि 60% आपने सीख लिया। अब तीसरा तीसरा मैं कराऊंगा तो क्या करूंगा, तीसरा क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो वहां पर आप शायद 90% या 100% आप पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही सीखना होता है। देखो हमेशा एक बार में ही आप किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारी चीजों को सीखना होता है। अब कहो कि मैं डायरेक्ट सारी चीजों को एक बार में ही सीख जाऊं तो कैसे हो पाएगा? धीरे धीरे हमको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझना होता है। टीचर लग तो नहीं गया, हाँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो पहले क्वेश्चन में कुछ चीजें हमको समझ में आई होंगी, दूसरे क्वेश्चन में भी आई होंगी, तीसरा क्वेश्चन अब मैं करवाने जा रहा हूँ उसको आप लोग देखिए, ठीक। देखो आप लोग परेशान ना होना, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार 2x स्पीड से आप दोबारा से क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया तीसरा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन मतलब अगर मैं कहूँ तो ये आप बुक में एग्जाम्पल नंबर कौन सा दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर आपको बुक में दिया गया 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को आप लोग कैसे खोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, ठीक है, कि पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, समुच्चय जेड में आर, जेड में एक रिलेशन दिया गया है आर इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, ए कामा बी, ए कामा बी सच दैट संख्या दो, एग्जाम्पल नंबर 5 है बुक का, आप लोग देख लेंगे, ठीक। संख्या दो, संख्या दो से ए माइनस बी विभाजित करती है, ठीक है। क्या करती है? विभाजित करती है, विभाजित करती है, ठीक है बाबू। क्या करती है? विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक। यहाँ पर आप लोग लिख लो, यह आप इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक। क्या है? तुल्यता संबंध है। यहाँ पर आप लोग सिद्ध करना है, हमको प्रूव करना है, प्रूव करना है कि तुल्यता संबंध है, तुल्यता है, ठीक। इस चीज को हमको प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मात्र 10-15 मिनट में हम लोग टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। आप परेशान न हो, तो बहुत ज्यादा बड़ी मैं क्लास नहीं करूंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग स्वातुल्य देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वातुल्य को हम लोग देखेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होते हैं, क्योंकि जो आपके अभी मैं सर्वांग समरूप दे देता है, कहीं कहीं आपको जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ रेखा लंब लंबवत सारी चीजें दे देता है, तो उसमें दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। थोड़ा सा पानी पी ले। थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत होती है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे, क्योंकि इसमें देखो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें आपको बस समझा ही तो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है? चलिए। ठीक है, चलिए। देखो स्वातुल्य, स्वातुल्य देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो लगभग आपका 40% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक रिलेशन आर दिया गया है, और वो रिलेशन इस प्रकार है कि ए बी सच दैट, अगर हम लोग ए माइनस बी को विभाजित करते हैं, यानी जो आपकी संख्या 2 है ये आपकी ए इसको विभाजित करती है, मतलब इसको विभाजित करके कोई आपका एक जेड, एक आपका कोई पूर्णांक आ रहा है, वो चाहे नेगेटिव में आता हो चाहे वो आपके पॉजिटिव में। पूर्णांक मतलब डेफिनेशन ही होता है कि पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव सारे के सारे नंबर। तो यहाँ पर आपका कोई एक पूर्णांक आ जाए। ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करना है। इस सॉरी, प्रूव नहीं करना है, ये हमको रिलेशन दिया गया है। क्या? ए बी सच दैट संख्या 2 ए माइनस बी को, सॉरी, ए बी सच दैट संख्या 2 ए बी को विभाजित करती है, यानी ए बी को ये संख्या 2 आपकी विभाजित करती है, और जब विभाजित करती है तो आपको एक जेड कोई नंबर मिल जाता है। इसी चीज को, इसी रिलेशन को लेकर के हमको तुल्यता संबंध को प्रूव करना है। तो देखो, देखो बाबू, मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपका, अगर मैं कहूँ तो मतलब अगर आप देखना चाहो तो आप मॉडल पेपर में आप लोग देख सकते हो, 2019 में पूछा गया था आपका, 2021 में आपका पूछा गया है, 24 में आपका पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट नोट कर लो। ठीक है बाबू, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट। स्वातुल्य, स्वातुल्य का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? स्वातुल्य का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, एक मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप समझो। देखो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका कोई सेट ए है, ये आपका कोई सेट बी है। ठीक है बाबू, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके सेट ए के एलिमेंट है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सेट बी के एलिमेंट है। सेट ए के एलिमेंट को आप नाम दे दो ए, सेट बी के एलिमेंट को नाम दे दो आप बी। ठीक, यहाँ पर आपके सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि हमेशा आपको क्या करना है कि स्वातुल्य को प्रूफ करने के लिए कि ए कामा जो बी दिया गया है, या तो आप बी कामा बी कर लो, या तो आप ए कामा ए कर लो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बाबू, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि ए का ए में कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ए का ये में, कि मतलब ए का ए मतलब ये आपको जो ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, ये ए में ए यानी खुद का खुद से संबंधित है। तो क्या अगर हमने इसको माना है तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या कहा कि ये आपका ए है, तो इसको जब मैंने यहाँ पर इस बी के स्थान पर ए ही कर लिया, तो आप ए कर लो, मतलब खुद का खुद से संबंध। तो यहाँ पर भी आपके जितने ए के एलिमेंट है, जैसे खुद का खुद से है, तो अगर ए के एलिमेंट ये है तो यहाँ पर भी तो ए के एलिमेंट ये होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या कहता है? अब कहता है कि अगर ए को बी से घटाएंगे, मतलब यहाँ पर हमने बी के स्थान पर अगर ए लिखा है, तो यहाँ पर भी आप लोग ए लिख दो। क्या कह रहा है कि अगर ए को हम लोग ए से घटाएंगे और 2 से विभाजित कर दें तो कोई पूर्णांक आता है, मतलब पूर्णांक नहीं आता है, मतलब विभाजित करते हैं, सॉरी। क्या अगर ए को ए से हम लोग घटाएं, मतलब इस ए का रिलेशन हम इस ए के साथ कर दें, और यहाँ पर एक आपका क्या है, एक है तो 1 कर लिया। ये आपका क्या है, एक हम लोग घटा दें और इसको 2 से विभाजित कर दें, किससे? इस 2 से विभाजित कर दें तो ये आपका विभाजित हो जाए। तो 1 से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो 0 को जब 2 से विभाजित करोगे तो आपका विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब इस 2 का रिलेशन आप इस 2 के साथ करोगे, क्या इस 2 का रिलेशन आप इस 2 के साथ करोगे, और फिर इस ए को ए से घटाओ, क्या 2 माइनस 2 कर दो, और फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से 2 मतलब 2 से 2 जाएगा, कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। और फिर 2 से आप विभाजित करोगे तो आपको विभाजित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 से 3 आप लोग घटाओगे, फिर आपको यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, आपको 0 मिल जाएगा।
4 से 4 जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका 5 से 5, मतलब आप जितने रिलेशन आप ढूंढते जाओगे, हर एक अगर आपके ऑर्डर सेम है तो हर एक टर्म को वो विभाजित कर देगा। मतलब यहाँ पर आप चाहे करोड़ संख्या ले लो, यहाँ पर भी आप करोड़ ले लो, तो अगर खुद को खुद से घटाओगे और फिर जीरो आ गया, ठीक, खुद से आप खुद को घटा दोगे और फिर जीरो आ गया, तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो, क्या डायरेक्ट कह सकते हो कि हाँ, ये आपका जो नंबर है इसको a माइनस ए को ये दो विभाजित कर रहा है। हालांकि अगर यहाँ पर वन का संबंध किसके साथ होता, इस टू के साथ होता, तो यहाँ पर तब आप ऐसा नहीं कह सकते, क्या वन कामा, मतलब यहाँ से वन का संबंध हमने इस टू के साथ कर दिया, तो यहाँ से आपका माइनस का 1/2, अब ये कहाँ विभाजित कर रहा है, तो कहोगे नहीं विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको करना है कि इस बी के स्थान पर ए को रखना है, और ए में ए को हम लोग घटा देंगे, यानी ए से ए को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, जीरो आ गया, तो 0/2। अब जीरो को 2 से विभाजित करोगे आपको जीरो मिलेगा। ठीक, तो ऐसे हमको कर, ठीक। तो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि संख्या, इसको एरज कर दें, ये मैंने आपको चीजें समझाने के लिए दी थी, ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए दी, ये तो था, मतलब एक मेथड था जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट इसका कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट आप इसका लिखोगे कि संख्या दो, यहाँ पर आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे बाबू, कि संख्या जो आपको दो दिया गया है, ए माइनस ए, क्या संख्या दो ए माइनस ए, ध्यान से देखो, संख्या दो ए माइनस ए को विभाजित करती है, क्या संख्या दो ए माइनस ए को विभाजित करती है, विभाजित किया कि नहीं किया, तो कहोगे हाँ भैया किया, विभाजित विभाजित करती है, ठीक है बाबू, ए माइनस को विभाजित करती है। जैसे 1 से 1 घटाया, 2 से डिवाइड किया, विभाजित हो गया कि नहीं हो गया, 2 से 2 को हटाया फिर डिवाइड किया, हो गया कि नहीं होगा, 3 से 3, 4 से 4, अब जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसे आता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको इस सौतुल्य में क्या मिला कि संख्या जो दो है, ये ए माइनस यानी खुद का खुद से अगर हम लोग संबंध बनाते हैं, तो ए से एक में जब हम घटाएंगे तो वो संख्या को विभाजित कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, संख्या को विभाजित कर देगा। अब अगर ये दो ए माइनस ए को विभाजित करता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका ए कामा ए है, ये बिलोंग करेगा आर में, और अगर ए कामा ए इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो आर एक क्या है, आर एक स्वातुल्य संबंध है, क्या है बाबू, आर एक स्वातुल्य संबंध है, ठीक है, आर एक स्वातुल्य संबंध है, ठीक, आर एक स्वातुल्य संबंध है। क्या स्वातुल्य को आप लोग समझ गए कि स्वातुल्य क्या कहना चाहता है, तो कहोगे हाँ भैया समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं संक्रामक की, इसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं संक्रामक की, ठीक है। इस संक्रामक आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव आपका क्या होता है, देखो ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांजिटिव में आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव में आपको यही करना है, वही स्टेटमेंट आपको दिया गया है, जैसे चौक का कलर चेंज कर ले, हाँ, यदि अब यहाँ पर आप में ए बी कर लो, ठीक है, क्योंकि अब सम्मित हम लोग कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर आप लोग बी कर लो, ठीक है, यहाँ पर आप बी कर लो। अब आप कंफ्यूज मत होना कि भैया हम लोग यहाँ पर इस चेंज क्यों कर लेते हैं, अरे हम मान रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि ए कामा ए, यानी खुद का खुद, यानी ए कामा ए, अगर ए को हम लोग ए से घटाते हैं तो दो से डिवाइड कर रहा है, अगर दो से नहीं डिवाइड करता तो हम लोग कहते स्वातुल्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर रहा है मतलब स्वातुल्य है, ठीक। अब देखो संक्रामक के लिए कि यदि ए कामा बी, यहाँ पर आप लोग लिख दो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, क्या यदि ए कामा बी अगर आपको दिया गया है और ए कामा बी बिलोंग करेगा आर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या दो, क्या संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करेगी, ए माइनस बी को विभाजित करेगी, ठीक है बाबू, ए माइनस दो बी को विभाजित करेगी, यही तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करेगी। तो यहां पर मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं कि अगर ए माइनस बी को विभाजित कर रही है, तो यहां पर जब ए को बी से हम लोग घटाएंगे तो कोई नंबर ही तो आएगा, मतलब जेड मतलब जैलिन, यानी कोई पूर्णांक ही तो आएगा, तो कहोगे हाँ भैया, देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करेगी, अगर ए बी में बिलोंग करेगा, इस ए बी इस रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, तो ये दो ए माइनस बी से विभाजित करेगी, तो ए माइनस बी से जब विभाजित किया तो मान लो कोई संख्या आ गया जेड, क्या आ गया, जेड आ गया। अब जेड ना लो डायरेक्ट, क्योंकि जेलिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको नंबर दे दिया गया, तो यहाँ पर आप के ले लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, के ले लो, क्योंकि यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जेड ऑलरेडी दिया गया है, तो जेड ना लो, ठीक, के दे दिया गया, और के आपका क्या है, के बिलोंग करेगा जेड में, अब जेड आपका क्या है, जेलिन यानी पूर्णांक है, जेड का मतलब होता है जेलिन, एक मतलब मैथमेटिशियन थे
उन्होंने अपने नाम पर, उनका एक जहरीन शायद नाम था, तो उन्हीं के नाम से जेड आपका यहाँ पर आया है। ठीक है, पूर्णांकों को हम लोग होल नंबर भी कहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर पूर्णांकों को जेड से भी हम लोग क्या, हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो के बिलोंग कर रहा है किसमें, जेड में। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजें? तो कहोगे हाँ भैया समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे माना, यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, माना, यहाँ से आप माइनस को कॉमन कर लो। क्या कर लो बाबू, यहाँ से आप इस माइनस को कॉमन कर लो, और जब इस माइनस को आप कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी माइनस ए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस का आप मल्टीप्लाई कराओगे बी के साथ तो आपको माइनस बी मिल जाएगा, और इस माइनस का माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का वन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज तो डायरेक्ट लिखी हुई है, ए माइनस बी। अब यहाँ पर ए प्लस में है, ए प्लस में है, बी माइनस में है, बी माइनस में है, तो यहाँ पर हमने इस माइनस को क्या कर लिया है बाबू, इस माइनस को हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, इस माइनस को हमने कॉमन कर लिया, तो माइनस को हमने कॉमन किया तो बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए अपान टू, और जब बी माइनस ए अपान टू, यानी अगर, जैसे देखो, हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अगर a माइनस बी को डिवाइड करते हैं दो से तो क्या आता है, तो हम क्या b माइनस ए को दो से डिवाइड करेंगे तो आखिर k आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज को हमको प्रूव करना है। अगर a आपका कामा b है, अगर a का संबंध b के साथ है तो क्या b का संबंध a के साथ है, बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि अगर a माइनस बी को दो से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो आपका क्या आता है, तो क्या b माइनस ए को अगर दो से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, बस इस चीज को हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, इसी चीज को मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जब b माइनस ए को जब दो से डिवाइड किया तो आपने क्या मिला, तब आपको मिला, आपको मान लो कि क्या मिल गया। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करो, b माइनस ए को दो से डिवाइड करो तो डायरेक्ट आपका माइनस क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लेने का मेरा उद्देश्य यही था, अगर मैं डायरेक्ट क्या लिखता बाबू, डायरेक्ट क्या लिखता कि माइनस बी और माइनस बी प्लस ए, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो बी माइनस ए ही तो आएगा। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा इच्छा, मतलब जैसे मैंने बताया वैसे भी आप समझ सकते हो, या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हो, आएगा वही जो मैंने बताया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप समझ पा रहे हो कि बी माइनस ए डिवाइड करेगा दो, और जो आपका ये माइनस के है, ये माइनस के कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस के बिलोंग कर रहा है जेड में। जेड आपका क्या है, तो जेड में, यानी ये आपका पूर्णांक है। ठीक, इस जेड में बिलोंग कर रहा है। तो क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हो, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, बताओ? क्या इतनी चीजें आपको जो मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही, इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ गई? ठीक है, देखो अब आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अब आप यहाँ पर दिमाग लगाओ कि अगर a माइनस बी को हम लोग दो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, क्या है, कि एक जेड यानी एक पूर्णांक है। जब हम b माइनस ए को दो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, के। और जब यहां से बी माइनस ए बटे दो और इस माइनस को इधर भेजते हो तो माइनस क्या आता है, मतलब माइनस के बिलोंग करेगा जेड। अब आप जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ कह रहा हूँ, देखो जैसे मान लिया जाए a माइनस बी आपने डिवाइड किया, आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया, और इसी प्रकार जब आपने b माइनस ए को डिवाइड किया तो आपको माइनस 5 मिल गया। यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे आपने a माइनस बी को दो से डिवाइड किया, k मिला, b माइनस ए को आपने दो से डिवाइड किया तो माइनस का k मिला। तो वही हमने मान लिया, मान लो यहाँ पर माना लिख लो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। माना a माइनस बी को जो हमने दो से डिवाइड किया तो आपको मिला 5, और जब इसका अपोजिट यानी b माइनस ए को दो से डिवाइड किया तो माइनस का 5 मिला। तो आप बताओ ये दोनों के दोनों पूर्णांक ही कि नहीं है? पूर्णांक के लिए क्या होता है, ये आपका जीरो होता है, इधर आपके निगेटिव होते हैं नंबर, इधर आपके पॉजिटिव होते हैं। तो वह संख्याएं जिनमें आपके जीरो के साथ साथ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सारे के सारे नंबर होते हैं, वही आपका पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर चाहे आपका पॉजिटिव हो चाहे आपका निगेटिव हो, वो आपका पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पर आपका चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे आपका निगेटिव नंबर हो, तो आपका पूर्णांक ही होगा। और अगर ये दोनों के दोनों पूर्णांक हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका एक सममित संबंध, सॉरी संक्रामक हमने लिख दिया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई हमसे बाबू, यहाँ पर सममित संबंध हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सममित संबंध लिख रहे हैं। ठीक है, सममित, संक्रामक के लिए शायद आप कंफ्यूज मत होना, गलती से लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया। सममित हम लोग प्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सममित हम लोग प्रूव कर रहे हैं। संक्रामक तो उनमें तो हमको तीन टर्म क्या लेना होगा, ए कामा बी कामा सी, यानी तीन चीजें हमको लेनी होंगी। ठीक है, तो सममित हम लोग नहीं कर रहे हैं, सॉरी संक्रामक हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सममित कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, जो चीजें मैंने आपको बताई?
कि अगर a माइनस बी को 2 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, b माइनस ए को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं माइनस क्या आता है, तो k और माइनस के ये दोनों के दोनों टर्म आपके किसमें बिलोंग करेंगे, इस जेड में ही तो बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बाबू ये हुआ कि जो आपका संख्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ठीक, यहाँ लिख दो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 2 है, ये संख्या 2 है, ये आपका b माइनस ए को भी, b माइनस ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है बाबू, क्या करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है, पैर दर्द करने लगा, विभाजित करेगी, ठीक, विभाजित करेगी। मतलब आर एक सममित संबंध है, क्या है, आर एक सममित संबंध है, ठीक है बाबू, सममित संबंध है, ठीक। तो यहाँ पर हमने स्वातुल्य को समझ लिया, हमने सममित को समझ लिया। अब देखो सममित को एक बार मैं और मतलब बताता हूँ, फिर इसको इरेज करूंगा, फिर मैं अगले मतलब आगे में क्या करूंगा, संक्रामक को बताऊंगा, जो संक्रामक लॉन्ग होता है, ठीक। सममित यदि a कामा b बिलोंग्स टू r, तो संख्या 2 a माइनस बी को अगर विभाजित करेगी, यानी a माइनस बी को 2 से विभाजित किया, क्या आया, फिर इसका अपोजिट, यानी अगर a माइनस बी को विभाजित करता है तो b माइनस ए को भी विभाजित करेगा, तो b माइनस ए को 2 से विभाजित किया तो हमको माइनस का k मिला। अब ये दोनों के दोनों पूर्णांक ही तो हैं, तो कहोगे हाँ भैया, तो यानी ये आपका एक सममित संबंध है, ठीक। अब मैं संक्रामक की ओर चलता हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है, 1 2 3 साथ ले लिया होगा। अब मैं संक्रामक की ओर चलता हूँ, ठीक है, किसकी ओर चलता हूँ, अब मैं संक्रामक की ओर चलता हूँ और संक्रामक को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। संक्रामक की ओर मैं चल रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। किसकी ओर चल रहा हूँ, अब मैं संक्रामक की ओर चल रहा हूँ, ठीक है बाबू, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सॉरी, रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, संक्रामक संबंध की बात करेंगे। अब संक्रामक संबंध में हम लोग क्या करेंगे, 3 टर्म्स लेंगे, कौन कौन से लेंगे, यहाँ पर देखो, यदि ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे आपको लिखना है, यदि a कामा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, यदि a कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा c बिलोंग्स टू r, तो क्या a कामा c बिलोंग करेगा इस रिलेशन r में कि नहीं, इस चीज को हमको प्रूव करना होता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आप लोग लिखो, यहाँ पर आप लिखो कि जब संख्या 2 को a माइनस बी से हमने क्या किया, a माइनस बी से विभाजित करने पर, क्या करने पर, विभाजित करने पर, a माइनस बी से जब हमने विभाजित किया तो हमको क्या मिला यहाँ पर, तो हमको मिला था, जैसे a माइनस बी को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमने मान लिया कोई संख्या आपको k मिला, और के बिलोंग कहाँ कर रहा है, कि आपका जेनिन में बिलोंग कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी को अगर 2 से विभाजित कर रहे हैं तो ये केस, मतलब ए को बी से विभाजित कर रहे हैं, ए माइनस बी को 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो आपको कोई पूर्णांक आ रहा है। तो अब क्या कह रहा है, बी बिलोंग्स, मतलब बी कामा सी बिलोंग टू आर, यानी बी को सी से हम लोग क्या करेंगे, बी को सी से हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि जब हमने बी माइनस सी, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट के थ्रू लिखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि संख्या, क्या लिखो, संख्या 2 बी माइनस सी से विभाजित होगी, से विभाजित होगी, ठीक, संख्या 2 ए बी माइनस सी से विभाजित होगी। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू, मान लो कोई नंबर आया के, और के कहाँ बिलोंग कर रहा है, वही जेहलेन, यानी जो आपका पूर्णांक है। मान लो यहाँ पर के ना करो, यहाँ पर के1 कर लो, यहाँ पर के2 कर लो। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप क्या करो, अब आपको करना है कि जो आपका समीकरण, आप क्या करोगे, समीकरण जो आपका 1 है प्लस 2, यानी समीकरण 1 और 2 को आप लोग जोड़ दोगे। जहां पर a माइनस बी 2 से डिवाइड किया k1 आया, b माइनस सी को 2 से डिवाइड किया k2 आया। तो अब आपको बताना है कि क्या a को अगर c से डिवाइड करें तो हमारा क्या k आपका आएगा, कोई पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, k1 प्लस k2 मतलब कोई पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज को हमको बताना है। तो इस चीज को बताने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब a माइनस बी यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, क्या, a माइनस बी बाई 2, सॉरी, क्या लिखेंगे, a माइनस बी बाई 2 प्लस, यहाँ पर आपका क्या है, b माइनस सी बाई 2, यहाँ पर आपका क्या है, b माइनस सी बाई
टू। अब यहाँ पर इज इक्वल टू आगे क्या है, इनको हम लोग जोड़ देंगे k1 प्लस k2। फिर आपका क्या है k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। अब देखो यहाँ पर हर बराबर है, मतलब ये माइनस बी से कट जाएगा, तो a माइनस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू k1 प्लस k2। अब अगर आप बताओ कि अगर इस k1 k2 की कोई मैं वैल्यू अगर रखता हूँ, जैसे k1 की वैल्यू 1 रख लूँ, k2 की वैल्यू अगर 2 रख लूँ, तो आपका क्या 2 1 3, तो एक पूर्णांक ही तो आएगा। तो आप बताओ कि क्या जब a माइनस बी को 2 से डिवाइड किया तो k1 आया, k1 बिलोंग करेगा z के साथ। जब b माइनस सी को 2 से डिवाइड किया तो k2 आया, और k2 जो आपका है, आपका k1 है, आपका k2 है, जो आपका k2 है बिलोंग कर रहा है z में। तो जब हम a माइनस सी को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो क्या k1 प्लस k2 आएगा कि नहीं आएगा, बस इसी चीज को तो हमको प्रूव करना है। क्या कि जब हमने a माइनस बी को 2 से डिवाइड किया तो k आया, k1 आया, जब b माइनस सी को 2 से डिवाइड किया तो k2 आया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने जोड़ दिया तो a माइनस सी हमको ऑलरेडी मिल गया, बस इसी चीज को हमको करना था। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिए, हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए कि जो आपका a माइनस सी है ये बिलोंग करेगा रिलेशन R में, मतलब R एक क्या है, R एक संक्रामक संबंध है। क्या है, R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है बाबू, R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, R एक संक्रामक संबंध है। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में आपको? आई होप आप समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, संक्रामक के लिए क्या करना है, ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए क्या करना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर करना है, बी सी बिलोंग्स टू आर करना है। फिर आपको देखना है कि ए सी बिलोंग कर रहेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया कि संख्या दो ए माइनस बी से विभाजित है, तो ए माइनस बी से हमने दो को विभाजित किया, केवल मिला। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये संख्या दो बी माइनस सी से विभाजित है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने बिलोंग कर दिया आर में, तो संख्या दो बी माइनस सी से विभाजित होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने बिलोंग कर दिया आर में। तो बी माइनस सी से बिलोंग किया दो को, मतलब बी माइनस सी को दो से विभाजित किया तो के2 मिल गया, के2 बिलोंग करेगा जेड में। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अब आपको चेक करना है कि क्या ए माइनस सी को दो से विभाजित करते तो क्या के आता है कि नहीं आता है। तो उसी चीज को हमने किया, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो ए माइनस बी प्लस इसको जोड़ दिया, तो बी माइनस सी, ये ए आपका कैंसिल हो गया, तो ए माइनस सी बटे दो इज इक्वल टू, अब जो आपके एलएचएस है उनको एक तरफ जोड़ दोगे, आरएचएस है उनको आप लोग एक तरफ जोड़ दोगे। तो एलएचएस को आपने इधर जोड़ दिया, आरएचएस को आपने इधर जोड़ दिया, तो आपने जब जोड़ा तो ए माइनस सी डी बी कट गया, तो ए माइनस सी बटे दो इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। अब ए माइनस सी दो से विभाजित होता है तो के वन प्लस के टू। अब ये आपका के वन के टू क्या है, ये आपका जेड ही जेड ही तो है, पूर्णांक ही तो है। तो ए माइनस सी बिलोंग करेगा आर में, यानी आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये थे हमारा मतलब एग्जाम्पल नंबर दो और एग्जाम्पल नंबर आपका सॉरी एग्जाम्पल नंबर दो, तीन और पांच, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आप बताओ, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तीन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आपको परेशान नहीं होना, एक बार क्लास पीछे से कर लेना, दोबारा देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस क्लास को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है, प्लीज आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर किया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आपके लिए, मतलब काम करने, और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। ठीक है, तो प्लीज आप अपने दोस्त, हर उस दोस्त के पास शेयर कर दिया करो चैनल पे। और लास्ट में मैं आपका शायद नाम मैंने नहीं लिया था, देखो कितने लोगों ने कमेंट किया था आज की इस क्लास, मतलब कल की क्लास में कितने लोगों ने कमेंट किया था। अब भैया जिसको मतलब जो केवल पढ़ाई करते हैं वो लोग जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब क्लास ओवर हो चुकी है। ठीक है, अब हम 5 मिनट केवल आप लोगों से बात कर लें, देन हम क्लास बंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कमेंट करने वालों में से सबसे पहले आते हैं हमारे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 क्लियर, वाह भाई वाह, मैंने शेयर कर दिया है क्लास, थैंक यू भाई। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 क्लियर, ठीक है। इतना बड़ा भाई नाम ना रखो, अपना नाम रखो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि नाम आपको पता होगा तो या फिर शॉर्ट में आप मतलब एडिट करके नाम भी लिख दो तो मजा आएगा लेने में। ठीक है, क्योंकि अब एसएससी जीडी एग्जाम 2025 क्लियर, अब इतना बड़ा नाम लेने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, फिर अनुभव पाठक, थैंक यू, अनुभव ने कमेंट किया है। और फिर दिव्यांशु मिश्रा ने तो पूरा का दिल ही मार के फेंक दिया है, वाह भाई, थैंक यू यार दिल देने के लिए।
फिर हमारे अनुराग मिश्रा हैं, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू अनुराग। फिर एसएससी जीडी का कई सारे कमेंट आए हैं, ठीक है। कौशल हाय हेलो भैया, ठीक, कई सारे कमेंट आए हैं, ठीक है। तो जिसमें अनुराग है, एसएससी जीडी है, कई सारे लोग हैं। तो आई होप, ठीक है, अब मैंने आप लोगों का नाम भी ले लिया है। इस क्लास में आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करना, फिर कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको ये क्लास लगती है, एक प्यारा सा आप कमेंट जरूर करना। और इस क्लास को अब बंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।